डियर फ्रेंड्स, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगी और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रही होंगी। देखिए, और हाँ एक बात बताइए, आप सभी एक ऑफिसर, एक अधिकारी बनने जा रही हैं, ठीक है। और एक अधिकारी के अंदर क्या है कि डेडिकेशन, कंटिन्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, सिलेक्शन पाने की आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, डेडिकेशन और कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। एक बात बताइए, आप सिलेक्शन किन का होगा बताओ? एक वो जिन्होंने पहला ही प्रैक्टिस सेट जोरों शोरों से देखा, पहले ही दिन 800-900 व्यूज़ आए, ठीक, जोरों शोरों से देखा है। और एक आप जिन्होंने सेकंड पार्ट भी देखा, ठीक, और थर्ड पार्ट अब शुरू करने वाली हैं। तो बताओ आप ही, सिलेक्शन किन का होगा? आपका या फिर उनका? आपका ना, ठीक है। तो आप लगी रहिए। देखिए, अगर हम शुरुआत करते हैं, वो कहते हैं ना कि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप सभी लगे रहिए और जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज, जो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हुई है, इसको कंटिन्यूटी से करिए, ठीक है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट देखें, सेकंड पार्ट देखें, तब थर्ड पार्ट शुरू करें। तो इसी में आज है हमारा प्रैक्टिस नंबर 3, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, निम्न में से अंतरपीढ़ी संघर्ष में शामिल नहीं है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी मूल्य, ऑप्शन नंबर बी आधुनिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी परिवार की संरचना में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी मानवीय मूल्य। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या है कि जब दो पीढ़ियों में अंतर हो जाता है, तो इसे हम अंतराल या फिर जनरेशन गैप बोल सकते हैं, ठीक है। बदलते समय के साथ जैसे लोगों के जीने के तौर तरीके और विचारधाराएं, विश्वास इत्यादि संपूर्ण व्यवहार में ही बदलाव आ जाता है। जैसे हमारी सोच अलग है और हमारे दादा और दादी जी की सोच अलग है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अंतरपीढ़ी संघर्ष हुआ। तो देखिए, पश्चिमी मूल्य भी होगा, हाँ, पश्चिमी कल्चर, ठीक है। और जो आधुनिक शिक्षा, हाँ, आधुनिक शिक्षा, जैसे कि वो बोलते हैं कि जैसे मंगलवार और बृहस्पतिवार और शनिवार को जैसे नेल्स नहीं कट करने हैं, बाल नहीं धुलने हैं, ठीक है। और हम बोलते हैं कि नई बुक में कहीं नहीं लिखा, मतलब ऐसे ही इसी बात पर बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है। तो अंतरपीढ़ी संघर्ष, ठीक है। और जो परिवार की संरचना में परिवर्तन, उनकी सोच क्या है कि जैसे पहले क्या होता था कि जैसे नहीं, 5 लड़के होने चाहिए, 6-7 लड़के होने चाहिए, और संयुक्त परिवार रहेगा और मिलजुल कर रहेंगे सब, यही सब। और आज क्या है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ चाहे लड़की हो या लड़का, बेटी हो या बेटा, एक ही होना चाहिए, ठीक है। और ये सही भी है। देखो, बेटी और बेटों में कोई अंतर नहीं रहा अब। तो हमारा इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मानवीय मूल्य नहीं होगा अंतरपीढ़ी संघर्ष में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के मतलब का आंसर क्वेश्चन है। तो ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B2, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन B9। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा विटामिन ई। जो ब्यूटी विटामिन है, इसको ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को बोला जाता है, विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन विटामिन ई, ठीक है। और जो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का है रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। और जो विटामिन, देखिए इसके स्रोत क्या हैं, जैसे हरी सब्जियां वगैरह, ठीक है। और जो विटामिन ए है, विटामिन ई का जो क्या है कि रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, ठीक। और जो विटामिन ए है, विटामिन ए का क्या रासायनिक नाम है? रेटिनॉल। और जो विटामिन B2 है, विटामिन B2 का क्या है? राइबोफ्लोविन।
राइबोफ्लेविन, ठीक। और जो विटामिन B9 है इसका है फोलिक एसिड, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? विटामिन ई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में लोहे की लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 ग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर बी 4 से 5 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 7 से 10 ग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8 से 9 ग्राम। तो मानव शरीर में लोहे की लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है? देखिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या है कि आयरन, ये जो क्या है मतलब लगभग ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे 3 से 4 भी लिखा जाता है कहीं कहीं, 3 से 5, अप्रोक्स इतना ही है, 4 से 5 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। और जो लोहा आयरन जो होता है ये रक्त निर्माण में कार्य करता है, ठीक है। और रक्त का जो लाल रंग होता है, रक्त का रंग लाल जो होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक। और जो हीमोग्लोबिन किससे बनता है? लोहा प्लस ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक। और जो इसके स्रोत हैं वे क्या हैं? जैसे हरी सब्जियां लेनी चाहिए हमें आहार में, और पालक, जैसे दाल और गुड़, केला, इन सभी में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी 4 से 5 ग्राम। नेक्स्ट, लिंग, जिसको जेंडर व लिंग सेक्स से आप क्या समझते हैं? निम्न परिभाषाओं में से छांटकर लिखिए, सत्य छांटकर लिखिए। देखिए क्या है कि जो लिंग, जिसको जेंडर समाज द्वारा निर्मित है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी लिंग, जिसको बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट जैविक, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए सही है परंतु बी गलत है। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों सही है। देखिए क्या है कि जो लिंग है, ठीक, जेंडर, यह क्या, इससे क्या समझते हैं हम? यह समाज द्वारा निर्मित होता है। जैसे लड़की लड़के में अंतर, कि लड़की क्या करेगी? लड़की खाना बनाएगी और घर का काम संभालेगी, और जो लड़का है वो क्या करेगा कि वो कमाएगा, बाहर से कमा कर लाएगा, ये सब। और जो ये होता है लिंग, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, जैसे कि जैविक, ठीक है। जैसे कि लड़की के XX गुणसूत्र होते हैं, जैसे लड़का लड़के को XY गुणसूत्र से पहचानते हैं, ठीक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट, धर्म एक सांस्कृतिक शक्ति है जो कि दैवीय या राक्षसी हो सकती है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? ऑप्शन नंबर ए जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी किम्बालियंग, ऑप्शन नंबर सी मार्गन, ऑप्शन नंबर डी टायलर। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी टायलर। टायलर समाजशास्त्री जो है, इन्होंने धर्म एक सांस्कृतिक शक्ति है जो कि दैवीय या राक्षसी हो सकती है, यह कथन टायलर समाजशास्त्री ने दिया है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 22, या फिर ऑप्शन नंबर डी 24। तो देखिए वर्तमान में कितनी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? वर्तमान में है 22 भाषाएं, ठीक। और जो मूल संविधान में थी वह थी 14 भाषाएं। जो ये 22 भाषाएं, ठीक है, कितनी 6 2 8 8 भाषाएं जो हैं ये संविधान संशोधन द्वारा ऐड की गई हैं, वो सभी आपको किसी दिन एक क्लास में लिखवा दूंगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाएं। जो मूल संविधान में थी वह थी 14, अब कितनी है? 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ?
ऑप्शन नंबर ए 1856, ऑप्शन नंबर बी 1829, ऑप्शन नंबर सी 1872, ऑप्शन नंबर डी 1892। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1856। जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो 1856 का है, ठीक है। और ये जो 1829 है, 1829 का क्या है? सती प्रथा। और जो 1872 ये इसमें विशेष विवाह अधिनियम है, ठीक। और जो 1892 ये क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए 1856। जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है यह 1856 का है। और जो ये अधिनियम कौन लेकर आए थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है जीवाणु जनित? ऑप्शन नंबर ए टिटेनस, ऑप्शन नंबर बी डेंगू, या फिर ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी काली खांसी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी डेंगू। देखिए डेंगू क्या है? डेंगू एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित रोग है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। और जो ये तीनों हैं ये हैं विषाणु जनित, सॉरी जीवाणु जनित। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डेंगू। डेंगू एक विषाणु जनित है। ऑप्शन नंबर 9, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 8 मई 1856 को, ऑप्शन नंबर बी 8 मई 1863 को, ऑप्शन नंबर सी 8 मई 1975 को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8 मई 1983 को। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 मई 1863 को, ठीक है। और 8 मई 1863 को किन्होंने की है? यह की थी जॉन हेनरी ड्यूनेट ने। जॉन हेनरी ड्यूनेट ने, ठीक है। और क्या है कि जो हेड क्वार्टर है जिनेवा, उसका रेड क्रॉस का जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा, ठीक। और जो स्थापना है इसकी 8 मई 1863 को। और जो किन्होंने की है? जॉन हेनरी ड्यूनेट ने। राइट आंसर वी। 10, कौन सी संस्था बच्चों को स्वास्थ्य, कौन सी संस्था बच्चों के, देखिए क्वेश्चन रिपीट है, आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा। निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण को ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाती है? ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाती है। तो कौन सी संस्था है? तो आप सभी को पता ही होगा कौन सी संस्था है यह। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यूनिसेफ, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और जिसका हेड क्वार्टर है वह है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में, ठीक। और जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO की स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1948 को, ठीक। और जो इसका हेड क्वार्टर है वह है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लेपियर के अनुसार सामाजिक नियंत्रण की कितने प्रकारों, लेपियर ने सामाजिक नियंत्रण की कितने प्रकारों की बात कही है? ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकारों की, ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकारों की, ऑप्शन नंबर सी 6 प्रकारों की, ऑप्शन नंबर डी 2 प्रकारों की। तो लेपियर सर ने कितनी सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों की बात कही है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और जो 2 प्रकार हैं है कौन कौन से? देखो, एक तो सत्तावादी और एक लोकतांत्रिक। सत्तावादी और दूसरा है लोकतांत्रिक, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में उतार चढ़ाव आने से उत्पन्न होता है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो ऑप्शन नंबर ए सोरोकिन, ऑप्शन नंबर बी जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी गिलिन या फिर ऑप्शन नंबर डी मेरिल। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोरोकिन। जो सोरोकिन समाजशास्त्री हैं, तो इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में उतार चढ़ाव आने से उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सोरोकिन। नेक्स्ट, निम्न में से पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में रक्त संबंधियों से बनने वाला परिवार कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए दाम्पत्य मूलक परिवार, या फिर रक्त मूलक परिवार, या फिर प्रजनन मूलक परिवार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी रक्त मूलक परिवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रक्त मूलक परिवार। देखिए, दाम्पत्य मूलक परिवार क्या है? दाम्पत्य मूलक परिवार वह है जिसमें विवाह के उपरांत स्त्री पुरुष पति पत्नी बनकर जीवन निर्वाह करते हैं, साथ में रहते हैं। ठीक है, और जो ये प्रजनन मूलक परिवार क्या है कि ऐसा परिवार जिसका निर्माण व्यक्ति विवाह के पश्चात स्वयं करता है, वह है प्रजनन मूलक परिवार। ठीक, तो राइट आंसर इस समय क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी रक्त मूलक परिवार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, जन्म के समय शिशु को यह टीका लगाया जाता है, तो कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डीपीटी, ऑप्शन नंबर बी एमएमआर, या फिर ऑप्शन नंबर सी बीसीजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी खसरा का टीका। तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा हमारा? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीसीजी का टीका लगाया जाता है शिशु को जन्म के समय। राइट आंसर होगा हमारा सी। ठीक, तो देखिए, ये जो बीसीजी की क्या फुल फॉर्म क्या है? बीसीजी की फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या है बीसीजी की फुल फॉर्म? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक, ग्यूरिन। और ये जो है डीपीटी है, डीपीटी का क्या है कि डिप्थीरिया टिटेनस पर्ट्यूसिस। ठीक, और डिप्थीरिया टिटेनस पर्ट्यूसिस डीपीटी। तो देखिए, एक तो और ये जो है एमएमआर जो है, ये जैसे खसरा रुबेला, इन सभी के खसरा रुबेला रहा और कंठमाला रोग रहा, इसी में लगता है। जो बीसीजी का जो टीका है वह जन्म के 24 घंटे के अंदर लगा देना चाहिए। ठीक है, बीसीजी का टीका जन्म के 24 घंटे के अंदर लगा देना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर, और जो बीसीजी का टीका है वह किसके लिए लगता है? टीवी के लिए। ठीक है, यक्ष्मा रोग बोलते हैं जिसको। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट, GRA का विस्तृत रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सप्लीमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर बी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, या फिर ऑप्शन नंबर सी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सुपीरियर, या फिर ऑप्शन नंबर डी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टर। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। ठीक, नेक्स्ट, विटामिन B1 किसका निरोधक है? विटामिन B1 किसका निरोधक है? क्या ऑप्शन नंबर रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी स्कर्बी, ऑप्शन नंबर सी रतौंधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेरी। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बेरी। जो विटामिन B1 है वो बेरी का निरोधक है। ठीक है, और जो रिकेट्स आपको पता ही होगा, यह है विटामिन डी, और जो स्कर्बी है विटामिन सी, और रतौंधी विटामिन ए। ठीक, और जो इनके रासायनिक नाम आपको भी बताए ही थे पिछले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट, सती प्रथा को अवैध घोषित किया
किसने किया सती प्रथा को, कब किया गया सती प्रथा को अवैध घोषित? क्या ऑप्शन नंबर ए 1829 में, या फिर 1832 में, या फिर 1850 में, या फिर 1843 में? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए 1829 में। चलिए नेक्स्ट। डिब्बाबंद जैम या जेली पर किसका चिन्ह लगा रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए एग मार्क, या फिर ऑप्शन नंबर बी एफपीओ, या फिर ऑप्शन नंबर सी आईएसआई, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा एफपीओ। ठीक, जो डिब्बाबंद जो होते हैं प्रोडक्ट या फिर जैम या फिर जेली होती है, इन पर एफपीओ का मार्क लगा होता है। जो एफपीओ की फुल फॉर्म क्या है? एफपीओ की फुल फॉर्म है फ्रूट्स प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ठीक है, और जो इसका कानून बना था एफपीओ का, वो बना था 1955 में। 1955 में इसका कानून बना था। तो राइट आंसर इस समय हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही वृद्धि है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो किसका है? ऑप्शन नंबर ए जेम्सबर्ग, या फिर फ्रायड, या फिर टर्मन, या फिर स्टर्न। तो किस समाजशास्त्री का कथन है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही वृद्धि है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। किसका? स्टर्न का। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट। माँ के दूध में बसा के किस प्रकार का नाम बताइए जो बच्चों के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा क्या? पीएचए, या फिर डीएचए, या फिर टीएचए, या फिर ईएचए। तो देखिए राइट आंसर होगा हमारा पीएचए। वैसा तो देखिए, जो माँ का दूध होता है वह बच्चे के लिए, शिशु के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो माँ के दूध में क्या है कि शिशु के लिए पोषण का प्राथमिक स्रोत जो है कि माँ का दूध ही है, जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन, यह सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो है कि शिशु को संक्रमण से बचाता है। ठीक है, और उसकी क्या है कि शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, उसके नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। और जो माँ का दूध होता है, माँ और बच्चे दोनों के लिए ही लाभदायक होता है। ठीक है, तो इस समय हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पूर्ण परिपक्व शिशु जो गर्भनाल के डैश डैश सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं, जो पूर्ण परिपक्व शिशु होते हैं, क्या ऑप्शन नंबर ए 30, या फिर ऑप्शन नंबर बी 32, या फिर ऑप्शन नंबर सी 37, तो या फिर ऑप्शन नंबर डी 34? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 37 सप्ताह। जो पूर्ण परिपक्व शिशु होते हैं ना, तो वो लगभग 37 सप्ताह बाद ही जन्म लेते हैं। ठीक है, और जो क्या है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सबसे सरलतम शर्करा मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी गैलेक्टोज, या फिर ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। और देखिए आप सभी को और इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। जो पूर्ण परिपक्व शिशु होते हैं वो क्या 37 सप्ताह के पश्चात जो है जन्म ले लेते हैं। लगभग इसको हम कह सकते हैं 37 से, क्योंकि ये जो है ना ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, हमें अपने उससे आंसर देना है, ऑप्शन में अपने हिसाब से आंसर देना है। इसको 37 से हम 40 सप्ताह तक के जन्म जो लेते हैं बच्चे, उनको पूर्ण परिपक्व शिशु बोल सकते हैं, पूरा हेल्दी शिशु। ठीक है, जिसका सामान्य सब अवधि होती है ना शिशु की जन्म लेने की, सामान्य अवधि नॉर्मल, ये 37 से 42 सप्ताह मानी गई है। ठीक है, और जो क्या है कि जो गर्भावस्था की जो काउंटिंग की जाती है ना,
तो वो जो हमारी माहवारी होती है, अंतिम माहवारी होती है, उसकी शुरुआत से स्टार्ट करके 280 दिन के बीच की काउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो इस समय हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, जो पूर्ण परिपक्व शिशु होते हैं तो वो गर्भकाल के 37 सप्ताह के पश्चात जन्म लेते हैं। ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट। 22, निम्न में से कौन सी सबसे सरलतम शर्करा मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। आपने देखा होगा जो जितने बीमार व्यक्ति होते हैं उनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनको ऊर्जा मिल सके, और जो ग्लूकोज होता है वो शरीर में आसानी से जो इसको मतलब टूट जाता है और आसानी से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो सबसे सरलतम शर्करा यही है, ग्लूकोज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट। दहेज निरोधक एक्ट कब का है? ऑप्शन नंबर ए 1939, ऑप्शन नंबर बी 1961, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1956, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1955। तो जो दहेज निरोधक एक्ट है यह किस वर्ष का है? यह है 1961 का। तो राइट आंसर इस समय होगा हमारा 1961। ठीक है, 1961। और जो यह लागू हुआ, दहेज निरोधक अधिनियम लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को। और जो इसमें धाराएं कितनी है? कुल धाराएं हैं 10। धारा है 10। चलिए नेक्स्ट। भारत बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने अंकों पर जारी करता है? तो कितने अंकों पर जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 10, या फिर ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 12। तो इस समय हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 12। देखिए, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी कौन करता है? इस समय करता है नीति आयोग। और जो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 2015 में। और किसके स्थान पर हुई थी? यही योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 8, या फिर ऑप्शन नंबर सी 7, या फिर ऑप्शन नंबर डी 9। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, तो इसके क्या है कि इसमें जो कुल क्षेत्रीय कार्यालय हैं वह हैं 6। चलिए नेक्स्ट क्या, लास्ट ही हो गया। तो बताइए आप सभी को कैसी लगी यह क्लास, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, देखिए आप पर डे करती रहिए। एक सिस्टर पूछ रही थी कल कि 4-5 महीने हो गए उनको पढ़ाई छोड़े हुए, तो कि क्या अब से हम शुरुआत कर सकते हैं, कि उन्हें टाइम नहीं मिल पाता। देखिए, मानते हैं लड़कियां हैं, हाँ समय नहीं मिल पाता, तो आप क्या करिए, हमारी 25-30 मिनट की क्लास होती है, इसको 2 की स्पीड में लगा लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है इतनी जल्दी स्पीड से तो मैं बोलती नहीं हूँ। तो आप क्या करिए कि 2 की स्पीड में लगाइए और जल्दी से देखिए। समझ में तो आ ही जाएगा, क्योंकि समय की अगर प्रॉब्लम है, नहीं हो समय की प्रॉब्लम, तो आराम से देखिए धीरे धीरे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के बाद हमारा जो पूरा 100 नंबर का एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के लिए आप कुछ खास है, ठीक है, वो सभी को टेस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ती रहिए। धन्यवाद। रुको जरा, अभी धन्यवाद नहीं। देखिए, ये हमारा होमवर्क है, ठीक है, और यह है जो कि आपको पर डे मिले करेगा, और इसका आंसर
जो नेक्स्ट क्लास हुआ करेगी उसके शुरुआत में ही आपको इसका आंसर बता दिया जाया करेगा। तो आप सभी को क्या करना है कि जो हमारा SW का आपका क्वेश्चन है ये कि सारदा एक्ट कब पारित किया गया, सारदा एक्ट कब पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर 1929 को, या फिर ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर 1929 को, या फिर ऑप्शन नंबर सी 18 सितंबर 1929 को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 18 अक्टूबर 1930 को। क्या करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में आप सभी को मतलब सभी को इसका आंसर देना है, ठीक है। जो मैं क्या करती हूँ कि जो आंसर आपको घर के लिए देती हूँ ना क्वेश्चन, तो उसका सिर्फ और सिर्फ 3-4 लड़कियाँ ही देती हैं आंसर, तो सभी को आंसर देना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।